नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और वो सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अगर विश्व गुरु बनना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या विस्फोट देश के लिए घातक है और इससे एक तरीके से डेमोग्राफिकल चेंजेस भी हो जाते हैं। लेकिन अपना भाषण पूरा करते करते मुख्यमंत्री ने एक खास वर्ग की तरफ इशारा कर दिया। मुसलमानों का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि खास वर्ग की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उससे अराजक स्थिति हो जाती है, अराजकता बढ़ती है। इसको लेकर चारों तरफ तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संपूर्ण विपक्ष इस बात से सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अब लगातार मुख्यधारा के मीडिया में डिबेट्स बैठ गई, चर्चा हो रही है, चीन, जापान, पता नहीं कहां कहां से तुलना की जा रही है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट तो वही है ना कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता बढ़ेगी। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार की मंशा जनसंख्या नियंत्रण है तो हम सब साथ हैं, लेकिन जो भेद है, सांप्रदायिक भेद है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष ने चेतावनी दी है। मंथन में आज इसी पर बात होगी, जनसंख्या आफत या सियासत। आबादी आफत प्लस सियासत। हमारे सहयोगी ने आफत प्लस सियासत कर दी। हमने कहा था कि अभी हमने इस बात की भी चर्चा की कि भाई आफत या सियासत है, लेकिन उन्होंने कहा हम आपसे सहमत नहीं हैं इस विषय पर। जो आपने टैगलाइन दिया इस पर हम सहमत नहीं। हम कह रहे हैं आफत भी है और सियासत भी है, दोनों चीज़ें। आफत तो है ही, जनसंख्या जो वृद्धि है वो अपने आप में बहुत भयानक स्थितियां पैदा करती है। लोग चीन की जनसंख्या का हवाला देते हैं। चीन की जो आबादी है 150 करोड़ के आसपास है, उससे भारत की तुलना करना बहुत ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो क्षेत्रफल है चीन उसका 3 गुना है। कई विशेषज्ञों को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर चीन से तुलना करते हैं तो भारत की आबादी 48-50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खैर, ये अनंत बहस है। लेकिन क्या सरकारों का मकसद वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण रहा है अब तक? अगर इमरजेंसी के दौरान आप देखें पूर्व में, तो इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का जो फार्मूला अपनाया था, नसबंदी, उसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा और आज भी इमरजेंसी को काला अध्याय कहा जाता है। उस दौर में जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो आज तक उस दौर के लोग याद करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या आबादी नियंत्रण के लिए सरकारों ने अब तक बेहतर काम किया है या अब बेहतर काम करने की मंशा रखती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों के साथ साथ जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई है। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बात परिवार नियोजन की हो, जनसंख्या स्थिरीकरण की हो, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक जरूर हों, लेकिन कहीं भी जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति न पैदा होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों से, इन्फोर्समेंट से और जागरूकता प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। सीएम ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है
वहाँ जनसांख्यिकीय असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है तो एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय पर एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। वहीं मातृ शिशु मृत्यु दर के आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैटरनल एनीमिया, मातृ शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच हमारे सामने एक और चुनौती होती है। एक वर्ग विशेष से मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा हैं। अगर दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल कम है तो इसका खामियाजा मातृ और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और इसकी कीमत समाज को भी चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य में आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, शिक्षकगण, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धर्म गुरुओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। इसमें सामूहिक प्रयास से ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए एक जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने 9 दंपतियों को शगुन किट भेंट की, साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाओं की औपचारिक शुरुआत भी की। 100 करोड़ होने में लगे लाखों साल 183 साल में बढ़ गए 400 करोड़। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम विगत 5 दशकों से चल रहे हैं, इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि एक निश्चित जनसंख्या वृद्धि दर का होना उपलब्धि है। विशाल जनसंख्या एक संसाधन भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब लोग स्वस्थ हों, आरोग्य हों। जहाँ चिकित्सकीय संसाधनों का अभाव हो, बीमारियां हो, वहाँ जनसंख्या की आबाद बढ़ोतरी बड़ी चुनौती है। विश्व जनसंख्या दिवस इसी चुनौती का अनुभव कराता है। मानव को 100 करोड़ तक होने में लाखों वर्ष लगे, लेकिन 100 से 500 करोड़ होने में 183 से 185 वर्ष ही लगे। इस वर्ष के अंत तक विश्व की आबादी 800 करोड़ होने की संभावना है। आज का भारत 135 से 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी का राज्य है। यहाँ अभी 24 करोड़ की आबादी है, जो कि कुछ ही समय में 25 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगी। ये स्पीड एक चुनौती है। हमें इसके नियंत्रण, स्थिरीकरण के लिए प्रयास करना होगा। अंतर विभागीय समन्वय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण में जागरूकता का सबसे अधिक महत्व है। ये जागरूकता केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ही नहीं, नगर विकास, ग्राम विकास, शिक्षा आदि विभागों को भी इससे जोड़ना होगा। हमें मस्तिष्क ज्वर के नियंत्रण में अंतर विभागीय समन्वय को महत्व देखा है। आज इस बीमारी से बच्चों की मृत्यु को 95% तक। जनसंख्या सुरक्षा की दरें वजन बढ़ा रही है। केंद्र सरकार को इसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के 150 सांसद सरकार को लिख के दे चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेके कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। दूरदर्शन न्यूज जैसे कई चैनल एक मुहिम चलाते रहे जनसंख्या को लेकर के, हम दो, हमारे दो, सबके दो, उनके भी दो। जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है।
बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, मोदी जिम्मेदार नहीं, योगी जिम्मेदार नहीं है। न योगी के कोई संतान है, न मोदी को कोई संतान है, साक्षी महाराज की कोई संतान है। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। 4 बीवी और 40 बच्चे। अब इस देश में 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। इसलिए माननीय योगी जी ने जो कहा है, हम उसका हृदय की गहराई से समर्थन करते हैं। जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो, कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे देश उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जिससे सरकार नहीं भाग सकती। विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि एक विशेष वर्ग की वजह से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। उनका कहना है कि वह कौन सा वर्ग है जिसकी वजह से जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कार्यक्रम में कई परिवारों को सुरक्षा किट दिया है जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, और उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाएं भी चलाई और लोगों से अपील भी की है कि जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है, नहीं तो देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। बढ़ती जनसंख्या देश और प्रदेश के विकास में बाधक है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर विपक्ष जहां 2024 का आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव के लिए एक विशेष वर्ग को लाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जिम्मेदारी है कि आखिर ये चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर जनसंख्या में वास्तव में नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिनेश त्रिपाठी के न्यूज लखनऊ। जनसंख्या आफत या सियासत, ये मंथन का आज विषय है, या यूं कहिए आफत प्लस सियासत। इस पर एक पैनल बड़ा जुड़ेगा, लेकिन अभी हमने अनुरोध किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और बहुत ही अनुभवी, प्रशासन में बहुत अनुभवी और एक साख वाले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं आलोक रंजन साहब, उनसे हमने अनुरोध किया। आलोक रंजन जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत आभार आलोक जी, आपने हमारे करोड़ों दर्शकों को समय दिया। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आलोक जी, पहला सवाल ही मेरा यही है कि आपने तो विभिन्न स्तरों पे काम किया है और एक साख के साथ काम किया। काम बहुत सारे आईएएस अफसर करते हैं, नौकरशाह करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो देखा अपने पत्रकारिता के जीवन काल में कि आपकी एक अलग तरीके की साख रही, चाहे वो कलेक्टर रहे हो, चाहे आप प्रमुख सचिव रहे हो, चाहे सचिव रहो, चाहे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी में बहुत सफलतापूर्वक आपने काम किया और वास्तव में कुछ क्रिएटिव किया, कुछ नई सोच रखते रहे हैं आप लगातार विकास को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। आलोक जी, जनसंख्या को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? आज जनसंख्या दिवस है और उस समय हमको जनसंख्या के बिंदु पर विचार अवश्य करना चाहिए। जनसंख्या समस्या तो है और जनसंख्या को नियंत्रित करना है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं कुछ बातें सामने रखना चाहूँगा कि जैसे इस समय स्थिति है, इस समय भारत की जनसंख्या में अपने आप में जो प्रयास पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं, उसको लेके जो है काफ़ी कुछ सुधार जो है वो परिलक्षित जो है हो रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आज भी 2022 में भारत की जनसंख्या जो है करीब एक जो अनुमान है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का और उसके बाद का, तो 141.2 करोड़ दिखाता है, जबकि चीन की आबादी 142.5 करोड़ दिखाता है। और ये भी अनुमान है कि 2023 में हम चीन की आबादी से हमारी आबादी अधिक हो जाएगी और विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत हो जाएगा। तो ये एक बात है, क्योंकि ये सीमित साधन होते हैं और सीमित साधन में जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो एक तो वातावरण पर भी असर पड़ता है, पर्यावरण पर भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ जो जैसे जितनी भी आप ग्रोथ कर लेंगे या जितनी भी आर्थिक उन्नति होगी, प्रगति होगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वो फिर कम दिखाई पड़ती है। यही बात है उत्तर प्रदेश के साथ भी कि जब भी ग्रोथ रेट भी होती है उत्तर प्रदेश की, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में जहाँ है उत्तर प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह जनसंख्या और प्रदेशों के मुकाबले अधिक है। लेकिन ये बात जो मुख्य मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ,
वो ये है कि इसमें जो सबसे मुख्य बिंदु देखने वाला होता है वो होता है प्रजनन दर, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये कहा जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि TFR 2.1 होना चाहिए। 2.1 को कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। मतलब अगर 2.1 रहेगा तो आबादी बढ़ेगी नहीं, मतलब आगे चल के, अभी तो इमीडिएटली तो नहीं, पर आगे चल के आबादी की बढ़ोतरी रुक जाएगी। अगर TFR 2.1 होगा और 2.1 से कम हो जाएगा तो आबादी आगे चल के डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी। तो 2.1 की आबादी TFR पहुंचना एक लक्ष्य होता है। तो हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में हम 2 पे पहुंच चुके हैं, 2 पे। 2.1 से थोड़ा कम हो गया है, 2 हो गया है। और उल्लेखनीय है कि कई प्रदेश हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें 2 से बहुत कम है। केरल में 1.7 है, कर्नाटका में 1.8 है, आपके पंजाब में 1.6 है, हिमाचल में 1.6 है, आसाम में 1.9 है, जम्मू कश्मीर में 1.4 है। तो ये देखने की बात है कि तमाम ऐसे प्रदेश हैं या TFR जो है 2 से बहुत कम हो गया है। तो मतलब उसमें फिर ऐसी दिखाई पड़ता है, फिर ऐसी भीषण समस्या नहीं है उन प्रदेशों में देखते हुए। जहाँ पे है केवल 5 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 2.1 से ज़्यादा है, जिसमें उत्तर प्रदेश है जहाँ 2.35 है, बिहार है, मेघालय है, मणिपुर है। ये ऐसे प्रदेश हैं जिसमें ये 2.1 से अधिक है TFR। तो ज़रूर जहां आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, अभी हमारा TFR अधिक है और हमें प्रयास करने की आवश्यकता है कि इस TFR को हम 2.1 पे ले आएँ और 2.1 से कुछ नीचे भी ले आएँ। और जिसके लिए जो है प्रयास होना पड़ेगा, न केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पर सभी विभागों का कन्वर्जेंस या मिल के प्रयास करना पड़ेगा। और देखिए, जैसे अगर केरल में रेट कम हुआ है, कर्नाटक में कम हुआ है, तमिलनाडु में कम हुआ है, तो ये हमें स्टडी करना पड़ेगा कि वहाँ क्या कारण थे जिसकी वजह से कम हो पाया, कौन कौन सी योजनाएं वहाँ लागू हुई, क्या क्या समन्वय हुआ। मेरा अपना तो मत ये है कि बालिका शिक्षा ही अपने आप में इतना बड़ा कार्यक्रम है। अगर बालिका शिक्षा, जैसे पूरा प्रयास हो भी रहा है कि बालिका हर घर में बालिका को शिक्षित किया जाए, उनको आगे क्लास 12 भी नहीं, ग्रेजुएशन तक पहुँचाया जाए, अगर वो पहुँचाया जाएगा तो अपने आप में ही बड़ा भारी परिवर्तन जो है इसमें आ जाता है। और जिन जिन प्रदेशों में बालिकाओं की शिक्षा अधिक रही है या आगे रही है, उसमें आप देखेंगे कि ये TFR रेट जो है अपने आप में काफ़ी कम जो है होता चला गया है। तो पूरे मेजर्स जो हैं, एक तो स्वास्थ्य विभाग करता है, जो कि उनका पैकेज होता है, परिवार कल्याण का पैकेज है कि क्या क्या मेजर्स देने हैं, प्रिवेंशन के, फैमिली प्लानिंग के मेजर्स देने हैं। उसके साथ साथ शिक्षा और विशेष तौर पर बालिका शिक्षा पे वो देना है। तीसरा, पोषण पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, जिससे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो सके और बच्चे जो हैं कुपोषित ना हो पाएँ। और चौथा ये है कि हमें ये समझना चाहिए, मेरा अपना मत ये है कि ये जो जनसंख्या अब जो है, ये हम उसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ये हमारा संसाधन भी है। और अगर हमारी अधिकतर पॉपुलेशन यंग एज में है, यूथ में है, और ये इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल है कि अगर जितनी अधिक जनसंख्या आपकी वर्किंग एज में होगी, उतना ही तेज विकास और डेवलपमेंट भी होता है, बशर्ते उस जनसंख्या को एम्प्लॉयबल हम बना सकें और एम्प्लॉयबल बनाकर उनको अच्छा रोजगार परक बना के रोजगार दे सकें। तो अगर अच्छा रोजगार दे के उनको उनकी एनर्जी हम प्रोडक्टिव या उसमें चैनल्स में डाल देंगे, निस्संदेह ही देश के और प्रदेश की बड़ी तीव्र गति से प्रगति होगी। हाँ, तो ये मैं मानता हूँ कि जागरूकता लगातार बनाए रखनी चाहिए और जहाँ जहाँ प्रदेशों में 2.1 से ऊपर है TFR, उन्हें प्रयास करके उसको 2.1 पर लागा या उससे थोड़ा नीचे लाने का भी कोशिश करनी चाहिए। आलोक जी, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रदेशों के बारे में आपने एक समीक्षा रखी और ये भी बताया कि वास्तव में जो बहुत लोग घबराते हैं ना, वो अचानक कह देते हैं कि साहब अभी विस्फोट है, आप उड़ जाएंगे, ज्वालामुखी है, तो उन लोगों के लिए भी ये एक खबर है कि भाई पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ी लिखी बातें करो। कुल मिलाकर जो आपने एक तरीके से संकेत और संदेश दिया कि ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा प्रयास और करने की ज़रूरत है, जैसा आपने बताया 2.35 है, माफ़ कीजिएगा। तो वास्तव में ये परिस्थितियां हैं। हम देखते हैं आलोक जी, आप भी लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश के, हम देखते हैं तरह तरह के अभियान चलते हैं, बोला सड़क बनाओ अभियान, स्कूल चलो अभियान, आपने बालिका शिक्षा की बात कही, उससे जुड़ा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण को सरकारें या सरकार के जो मुखिया हैं, कहीं भी, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पूर्व से अब तक जब कभी इस तरह के अवसर आते हैं, जनसंख्या दिवस पर या तो भाषण होता, पूरे साल जागरूकता के नाम पर कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक जनसंख्या दिवस दिन भाषण आ जाएंगे और अब तो एक चलन हो गया कि जरा सा कोई एक हल्का सा कोई सुर्रा छोड़ दो, बस दिन भर उसमें चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये पूरे साल क्यों नहीं दिखाई पड़ता आलोक जी? नहीं, बिल्कुल ये पूरे साल ये जागरूकता इसके बारे में होनी चाहिए
जागरूकता होनी चाहिए कि किस तरीके से जितने भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं इससे संबंधित, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो चाहे अन्य विभाग की हो, उनको मिल के उनको इस पर केंद्रित करना चाहिए और इसका मूल्यांकन और मॉनिटरिंग जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए। इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है। और ये भी जैसा मैंने कहा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनको हम किस प्रकार इनकी उत्पादकता को बढ़ाएं, बेटर एजुकेशन दें, बेटर उनको यूटिलाइज करें, उनको अच्छा स्वस्थ जीवन दें। वो सब चीज़ मिलकर ही इसमें काम होता है। क्योंकि देखिए बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जनसंख्या जहाँ जो बढ़ती है, इसका देखिए एक सीधा संबंध अशिक्षा से है। कम शिक्षा होने से, खराब स्वास्थ्य की, जहाँ बच्चों की ज़्यादा जल्दी जल्दी मृत्यु होगी वहाँ लोग ज़्यादा बच्चे भी पैदा होते हैं जी। ये सोचते भाई पता नहीं बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई रहेगी या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हाई रहेगी, तो ये इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो इसलिए ये जनसंख्या जो है जहाँ बढ़ती है वो इसको बैकवर्डनेस, गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य से जोड़ा जा सकता है। तो अगर हम सब योजनाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएं, बेहतर पोषण उपलब्ध कराएं, तो निसंदेह है कि इसमें न केवल जागरूकता बढ़ेगी पर अपने आप में नियंत्रण होगा। आप स्वयं मुझसे सहमत होंगे कि आप शहरी क्षेत्रों में देखिए जो परिवार एक सर्टेन इनकम लेवल के ऊपर हैं, आप देखिए वहाँ अपने आप में ही किसी भी परिवार में आप देखेंगे 2 से ऊपर बच्चे नहीं होते। और अब तो मैंने देखा है कि एक बच्चा ही कई परिवारों में हो रहा है। मुश्किल से एक ही कॉन्सेप्ट लेकर आए वो है। मैंने कहा वो एक का ही कॉन्सेप्ट ले आया, अब 2 बहुत मुश्किल बात है। हाँ, सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन चीन ने देखिए एक कभी की दोनों तरफ देखना पड़ता है। चीन ने 1970 के बाद एक बच्चे की पॉलिसी लाई, 1 चाइल्ड पॉलिसी। आज उसका खमियाजा चीन भुगत रहा है कि उनका वर्किंग एज पॉपुलेशन में लोग बहुत कम रह गए। तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा कि चीन में अब वो बाकायदा सरकार धनराशि दे रही है, इंसेंटिव दे रही है लोगों को कि आप 2 बच्चा पैदा करिए, आप 3 बच्चे पैदा करिए। वो जितना ज़्यादा अच्छा बच्चा पैदा हो उतना परिवारों को अधिक से अधिक वो जो है लाभ जो है सरकार की योजनाओं द्वारा दिया जा रहा है। तो मतलब दोनों पहलू को देखना चाहिए कि हम कहीं एक तरफ से कहीं दूसरे एक्सट्रीम में न पहुंच जाएं। इसलिए बैलेंस होकर चलने की आवश्यकता है। जो 2.1 का TFR है उसको पहुंचने की हमको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, 2.1 का 2 हो सकता है, 1.9 हो सकता है, कि ये भी नहीं बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल एक बच्चे के नॉर्म पे आ जाएं और TFR को 1 पे ले आएं, 1.2 पे ले आएं। उसका असर बाद में पड़ेगा, फिर बाद में दिखाई पड़ेगा। अभी भी जैसे अनुमान है भारत की आबादी 2050 के बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, 2050 तक ही बढ़ के स्टेबल हो जाएगी और 2050 के बाद जिस तरीके से चल रही है अपने आप में वहाँ डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। आलोक जी, एक बात बार बार कही जाती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आती। मैं बहुत इस विषय का बहुत जानकार नहीं हूँ। रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं। ये क्या मसला है? नहीं, मेरे ख्याल ऐसी कोई बात, अब आंकड़ों को देखना चाहिए। तो मैंने जैसे बात आपके सामने रखी ना कि ये जुड़ा हुआ है गरीबी से, ये जो मुद्दा जुड़ा हुआ है अशिक्षा से, ये जुड़ा हुआ है वही बैकवर्डनेस से रिलेटेड है, हर तरीके के एजुकेशनल बैकवर्डनेस, हेल्थ की बैकवर्डनेस और इनकम की बैकवर्डनेस। कोई भी बैकवर्डनेस से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है। जहां बैकवर्डनेस ज्यादा होगी वहां आप देखिएगा कि ये जनसंख्या उतनी नियंत्रित नहीं हो पाएगी। और जहां लोग मॉडर्नाइज हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या जिन प्रदेशों में शहरीकरण ज़्यादा हो गया है, उद्योग लग गए हैं, लोगों को शहरों में बहुत अधिक रोजगार मिल रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र का, जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण, 1.7 है खाली TFR। वहाँ अपने आप में ही देखिएगा सभी जो भी हो, सभी वर्गों में, सब में जो है वो TFR जो है कम होना शुरू हो जाता है। जनसंख्या अपने आप में जो है कम होना शुरू हो जाती है। तो ये इस मुद्दे को और किसी चीज से नहीं देखना चाहिए जनसंख्या को। इट इज रिलेटेड टोटली पूरी तरीके से टू इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। आलोक जी, बार बार ये बात कही जाती है, एक वर्ग की विशेष की तरफ इशारा किया जाता है। आज भी इस ओर इशारा किया गया कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या जब ओवरफ्लो हो जाएगी या कुछ ज्यादा हो जाएगी तो अराजकता फैलेगी। अब देखिए, मैंने तो आपको बात सामने रख दी, अपना विचार मैंने सामने रख दिया। ये किसी उससे नहीं रिलेटेड है ये मामला। अगर आप आंकड़े देखिए, ये रिलेटेड केवल पिछड़ेपन से है। आप किसी को भी पिछड़े और अग्रणी प्रदेश को देख लीजिए, पिछड़े परिवार, अग्रणी परिवार को देख लीजिए, आपको उसमें ये दिखाई पड़ेगा, ये फर्क
जो है दिखाई पड़ेगा। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें गरीबी दूर करने की योजनाएं लाएं, हम बेहतर शिक्षा की योजनाएं लाएं, बेहतर स्वास्थ्य की योजनाएं लाएं। अपने आप में आप देखिएगा जनसंख्या नियंत्रण जो है वो सभी वर्ग अपने आप में उसको अडॉप्ट करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा आलोक जी, सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से ले लेते हैं। आप काफ़ी दिनों तक चीफ सेक्रेटरी रहे हो, आपने बहुत काम किया है। कभी इन चीज़ों की तरफ कोई बाइफर्केशन हुआ कि भाई गरीबी के कारण इस वर्ग में ज़्यादा ये जनसंख्या वृद्धि होती, इसमें कम होता है? गरीबी या शिक्षा की बात आप कह रहे हैं, वो मूल में है ही, उसको कोई नकार नहीं सकता। क्या इस तरीके से कभी शासन स्तर पर इस चीज़ को देखा जाता है क्या कि भाई फला वर्ग या फला जाति के में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं या जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाते हैं? इस तरह का कोई शासन का दृष्टिकोण होता है क्या? नहीं, शासन वो सब एनालिसिस जो होती है इसमें विशेषज्ञ लोग हैं, वो लगातार इसमें जो शासन के भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके की एनालिसिस करते रहते हैं, डेटा देते रहते हैं। और तभी तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो हर जगह, कोई भी आप पूछिए, कभी जो भी सरकार है वो ये ज़रूर कहती है कि इसको दूर करने के लिए जागरूकता लानी है, इसको दूर करने के लिए गरीबी दूर करनी है, इसको दूर करने के लिए लोगों को रोजगार दिलाना है, शिक्षा दिलानी है। इसीलिए ये विचार सामने आता है क्योंकि इस तरीके की एनालिसिस जो है वो है सामने कि अगर पिछड़ापन रहेगा तो इस तरीके की समस्याएं जग रहेंगी, और अगर पिछड़ेपन से हम दूर कर सकेंगे तो ये समस्या को हम दूर कर सकेंगे। हम तो अपने आप में, मैंने जैसे बताया, अपने यहाँ के प्रदेशों को देख लीजिए ना, आखिर केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में क्यों इतना कम है दर, और आज बिहार में और उत्तर प्रदेश में अधिक है? तो एक यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, उसको देखना पड़ेगा। और सरकार, जैसे आपने पूछा था, सरकार की तमाम योजनाएं हैं। हाँ, नहीं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, आप बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जी। नहीं, मैं ये कह रहा था आपने एक बात रखी ना कि क्यों ऐसा हुआ कि इतने सालों से, असल में क्या हुआ कि ये परिवार नियोजन की जो कार्यक्रम है, इसको आप मान के चलिए कि जैसा आपने शुरू में भी कहा था, वो इमरजेंसी के समय जो इसमें थोड़ी एक जोर जबरदस्ती की बात सामने आई, चाहे अधिकारियों ने अपनी तरफ से कर दिया, चाहे शासन ने कहा, या जैसे भी हुआ, इमरजेंसी के दौरान जो हुआ उससे ये कार्यक्रम बड़ा बदनाम सा हो गया। तो मैं तो खुद ही उस समय जब आईएएस सेवा में आया शुरू में भी, तो हम लोगों ने पाया कि जनसंख्या के बारे में बात तो होती थी, लेकिन बहुत कोई फोर्सफुली या बहुत जोर देके उस समय जो है, ये 80 के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय जोर नहीं दिया जाता था। लेकिन हाँ, फिर भी परिवार नियोजन अपने आप में एक कार्यक्रम तब भी हुआ कर सकता, मुझे मालूम था। मैं जब जिलाधिकारी थे हम लोग, तो हम लोगों को इसमें बाकायदा इनाम मिला करते थे कि कौन जिलाधिकारी फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, जो तमाम इसके मानक होते थे, उसमें मानक में कितना आपने काम करके दिखाया। लेकिन उतनी फोर्सफुली उस समय नहीं कहा गया, लेकिन धीरे धीरे करके इस पे जोर लोग देते रहे, बजाय इसको बहुत ज्यादा सामने ना लाते हुए, लेकिन अंदर अंदर योजनाएं इसकी तरफ जो बढ़ती रहीं, उसका परिणाम आपको सामने, मैं समझता हूं कि दिखाई पड़ रहा है जी। मेरा अंतिम सवाल है आलोक जी आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा सा हम आगे हैं जनसंख्या के मामले में, कमी तो आपने बता दी कि भाई ठीक है, इसको चूंकि इमरजेंसी में इतना बदनाम हो गया, पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई, तो अफसर भी बदनाम हुए और शासन सत्ता भी बदनाम हुई। तो कोई भी शासन सत्ता या अफसर उतनी बोल्डली जैसे अन्य अभियान चलते हैं उसको चलाने में थोड़ा हिचकिचाते थे, काम करते थे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश को क्या करना चाहिए? एक सलाह, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के नाते, उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी होने के नाते, कि ताकि वो उस दिशा की तरफ बढ़ पाए जो 2050 की बात कर रहे हैं कि डिक्लाइन में जाएगी हमारी जनसंख्या। नहीं, बिल्कुल। और 2050 के बहुत पहले मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 2.1 का TFR भी पहुंच जाएंगे और 2.1 के नीचे भी आ जाएंगे, जैसे इंडिया का आ गया है। मुझे पूरा विश्वास, वैसे मैंने शुरू में कहा, बालिका शिक्षा पे सबसे अधिक जोर दिया जाए, परिवार के नियोजन की पूरी जानकारी और जागरूकता पे पूरा अधिक जो है जोर दिया जाए, पोषण में, न्यूट्रिशन में पूरा जोर दिया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने में पूरा अधिक जो है जोर दिया जाए। ये सब अगर हम लोग करेंगे, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को रोजगार जो है वो खेती में जो एक्सेस अधिक लोग हो गए हैं वहाँ पे नहीं, उनको आगे ना के उनको रोजगार इंडस्ट्री में या शहरों में या अधिक जगह प्रोवाइड किया जाए। ये सब जब सब चीज़ें शुरू होंगी, आप देखिएगा इन योजनाओं में अगर सभी कुछ चीज़ें लागू की जाएंगी, अपने आप में इसमें असर आएगा, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि होगा, और बहुत जल्दी हम लोग इसका परिणाम जो है वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आलोक जी, और बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश को कि कम से कम ये जो कुल मिलाकर ये जो सपना है कि भाई जो TFR है वो कम हो, और जनसंख्या आलोक जी कह रहे हैं कि 2050 से पहले डिक्लाइन होगी,
ये इतना इसको डरने की जरूरत नहीं। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, उसका यूटिलाइजेशन करें, उनको रोजगार दें और मजबूत करें। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया कि उन्होंने एक बच्चे की बात वो करते थे, आज वो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी आबादी बुजुर्ग हो गई है, वो विकास की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे पहलू हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ कई महत्वपूर्ण मेहमान होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वोकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी से बात की और हमने कई तरीके से घुमा फिरा कर ये जानने की कोशिश की कि क्या शासन भी अलग तरीके से, जो शासन के लोग बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, क्या वो भी अलग अलग चश्मे से जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं। ये देखा जाता है क्या कि फला जाति फला धर्म में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही इस तरीके की। लेकिन इसके अलावा हमने जो रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज होने का सवाल था वो भी किया। लेकिन आलोक जी ने कुल मिलाकर यही कहा, बार बार यही कहा, इस तरीके के हर सवाल के जवाब में यही कहा कि अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है और इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। उन्होंने आगाह भी किया कि केवल आप जनसंख्या कम करने का हल्ला मत मचाइए, नहीं अगर ये कम हो गई तो आपकी ताकत कम हो जाएगी। जैसे चीन इस समय परेशान है और उसकी एक बड़ी आबादी बुजुर्ग हो गई है, तो इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, इसको रोजगार में लगाने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत है और नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। एक टर्मिनोलॉजी यूज की TFR और कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का TFR 2.35 है, थोड़ा ज़्यादा है, उम्मीद है कि ये घटेगा और ये घटेगा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। अब जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि भाई एक वर्ग विशेष की आबादी अगर बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी। ये क्या एंगल है? आबादी, आफत या सियासत? ये हमारा जो मंथन का आज मुख्य विषय और मुखड़ा भी है। तो ये इसके पीछे क्या रहा? क्या इसमें कोई फैक्चुअल चीजें हैं या एक मुख्यमंत्री अगर कोई दृष्टिकोण रख रहे हैं तो उसके पीछे कोई विजन होगा? हम सीधे पैनल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। मनोज जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। देवमणि दुबे जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
और मेहंदी हसन साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश की सुमन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत, बहुत अभिवादन। देवमठ जी, अभी आलोक रंजन जी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हर समस्या के पीछे अशिक्षा है और हर समस्या का सल्यूशन शिक्षा है। ये मुख्यमंत्री जी जो कि विद्वान व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी, और इसके जरिए उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण की बात की। इसके पीछे का मंतव्य क्या है? जी सर जी, मैं दो बातें कह रहा हूं। जैसे शासन और प्रशासन दोनों होता है, उसी तरह से आपके पास आलोक जी का भी विजन है, व्यू है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी व्यू और विजन है। जैसा आपने स्वयं उत्तर दिया कि वह भी बिना किसी बेस के, ना मूलम लिख्यते किंचित, किसी बिना मूल के नहीं, निर्मूल बात कोई नहीं कर रहा है। उसमें शिक्षा की भी जरूरत है, और साथ ही साथ एक जैसे वर्ग विशेष की बात करते हैं, जैसे पुरुष और महिला में लिंग अनुपात गड़बड़ाता है, इसी तरह से डेमोग्राफी जब गड़बड़ाती है तो सबसे भी असंतुलन होता है। और शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें वर्गीय असंतुलन या लिंग का भी असंतुलन, उसको भी हमें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, पंजाब या हरियाणा की जहां चर्चा हुई कि वहां TFR फर्टिलिटी TFR जो है बहुत कम है, 1.6 है, तो वहां पर दूसरी हरियाणा और पंजाब में दूसरी भी समस्या है कि वहां पर हम देखते हैं लड़कियां कम होने से दुल्हन की भी समस्या है। तो ये भी डेमोग्राफिक असंतुलन होता है। या एथनिक ग्रुप में जब जैसे परंपराओं से भी ये डील होता है, और शिक्षा के भी नाते बढ़ती है जनसंख्या, या जैसे लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा में ज्यादा बढ़ती है कि लोगों को लड़कों की ज्यादा इच्छा रहती है। इसी तरह से कोई वर्ग विशेष सत्ता में आने के लिए अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, किन्हीं राजनीतिक दृष्टियों से बढ़ाता है अपने को। तो जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया की बात, ऑस्ट्रेलिया में संख्या बढ़ाते हैं, मैंने जाकर देखा कि वहां पर 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने पर इंसेंटिव। आप चाइना की, तो चाइना एक तो अति में चला गया था, एक्सट्रीमिटी पर था। दूसरी तरफ हम जो है, चाहे इमरजेंसी के नाते चाहे पुष्टिकरण के नाते, हम उसमें ज्यादा ढील दे दिए। दोनों में एक संतुलन की जरूरत है। चाइना की तरह हमको एक के रेट पर भी नहीं रहने की जरूरत है, लेकिन जैसे यूपी में है 2.35, वह भी नहीं स्वीकार्य है। और हम देखते हैं कि आजादी के समय हमारी पॉपुलेशन 37 करोड़ थी, तो भी गांधी जी को उस पर बयान देना पड़ा कि यही जनसंख्या ज्यादा है। तो जब 37 करोड़ की आबादी हमारे लिए ज्यादा हो सकती है, तो 137 करोड़ की डेफिनेटली ज्यादा है। हमको जैसे आलोक रंजन जी ने कहा, एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि प्रशासकीय पक्ष ले सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को हम शासकीय पक्ष ले सकते हैं। तो दोनों बातें जब शामिल हो जाएंगी तो हमें एथनिक और डेमोग्राफिक संतुलन भी देखना है, लिंग का भी संतुलन देखना है, और साथ ही साथ हम चाइना की राह पर न चले जाएं, और न ही जैसे उत्तर प्रदेश में पहले ढिलाई हुई किन्हीं भी कारणों से, हम उस तरह से उसकी शिथिलता की भी जरूरत नहीं है। हमें एक समरसता, एक संतुलन की जरूरत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2000, जैसे आलोक जी ने कहा कि हम 23 में चाइना को ओवरटेक कर जाएंगे पॉपुलेशन में। स्थिति यह है कि चाइना का क्षेत्रफल, जैसा आपने कहा, हमारा तिगुना है, तो वह तो एक तरह से मोटा मोटी कही तिगुनी पॉपुलेशन पर भी नहीं घबराना चाहिए था। ठीक बात है देवमठ जी, बहुत शानदार तरीके से आपने पक्ष रखा। लेकिन मनोज यादव जी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो रिलीजियस डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है। ये हम समझने की कोशिश आलोक जी से भी कर रहे थे। वो भी इस सवाल पे चूंकि प्रशासनिक अफसर रहे हैं तो वो उन्होंने सीधा कोई जवाब नहीं दिया। मनोज जी, क्या जनसंख्या का नियंत्रण हिंदू मुस्लिम की बात करके हो सकता है? पर भी समुदाय के आधार पर भी डाटा एनालिसिस होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बात बोल रहे हैं
तो वह नहीं, मान लिया देवमणि जी, हमने मान लिया कि भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोलेंगे तो उसका कोई आधार होगा निश्चित तौर पर। मैं मान के चलता हूं कि एक जिम्मेदार पद होता है मुख्यमंत्री का, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मनोज यादव जी, क्या जनसंख्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये सब लोग मानते हैं, क्या जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या का विस्फोट है, उस पर नियंत्रण क्या इस तरीके से होगा कि भाई एक बाइफरकेट करके संप्रदायों में कि मुसलमान ज्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं और हिंदू नहीं बढ़ा रहे हैं? मनोज यादव जी, देखिए इस डिबेट में आलोक रंजन जी ने बड़ी अच्छे वक्तव्य रखे और वो साइंटिफिक उसको एक मेथड कहा जा सकता है, संतुलित बात कही जाती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो ना तो सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर है, ना प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से बेहतर है। और उसी की जो देवमणि दुबे जी मेरे ख्याल से प्रशासनिक अधिकारी ये भी रहे हैं, कई बार डिबेट में बैठे हैं, तो इनका भी बयान कुछ मिलता जुलता मुख्यमंत्री के ही नजरिए से। लेकिन बचपन से मैं एक चीज सुनते चला आ रहा हूँ, वो बात मैं कैसे झुठला दूं। किसी ने कहा कि भगवान की देन है बच्चे, तो किसी ने कहा अल्लाह की देन है बच्चे। मुझे कभी कोई ये नहीं कहा कि ना 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 हमारी देन है बच्चे, किसी ने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। मैं भी 4 दशक की जिंदगी में जी चुका और बचपन से यही सुनते आ रहा हूँ। जो मुसलमान मिला तो उसने कहा कि अल्लाह मियाँ की देन है बच्चे, और हिंदू मिला तो उसने कहा भगवान की देन है बच्चे। हाँ, अराजकता फैल सकती है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अराजकता कौन फैला रहा, ये बात तो मुख्यमंत्री जी को याद रखनी चाहिए। कौन फैला रहा, ये बात अगर बयान दे देते अराजकता के हिसाब से बेहतर होता। अगर सरकारें अराजक हो जाएं, एक विचारधारा के लोग अराजक हो जाएं, तो आप अपने देश को, प्रदेश को कभी भी विकास की परिपाटी पे, दौड़ा पे, उस पे नहीं दौड़ा पाएंगे, चाहे जितना बेहतर आपका शासन हो, चाहे जितना बेहतर प्रशासन। पिछले अगर 10 सालों से मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा राष्ट्र से लेके प्रदेश स्तर पे कोई बेहतर प्रोग्रामिंग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकारों ने की हो। मुझे ऐसा ठीक बात, यही मैं सवाल उठा रहा हूं मनोज भाई, यही सवाल उठा रहा हूं। मैंने आलोक जी से भी यही सवाल किया कि भाई जिस तरीके से जो अभियान चलते हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण का अभियान तो मुझे पहले बहुत दिनों से नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से, उत्तर प्रदेश में 8 साल से, बहुत पहले से नहीं दिख रहा। मैं बता रहा हूं। लेकिन हाँ, इसके इक्वल एक और चल रहा है बड़ा गजब का, हिंदू बनाने का बहुत गजब का एक स्कीम चल रही है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इस पे कोई स्कीम नहीं। तो वो सरकार जो 8 साल से 9 साल से सेंट्रल में बैठी है, और विगत 5 साल और प्लस 6 ईयर से 6ठा साल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 2 प्रोग्रामिंग के नाम बता दो, 2 प्रोग्रामिंग के नाम बता दो जो विशेष रूप से चलाए गए हो जनसंख्या का नियंत्रण करने में। अच्छा चलो, एक धर्म की बात करते हो, उसी बता दो, उस पे आपने कौन सा काम कर दिया। अरे मुंह से बातें निकालनी है, क्यों निकालनी है? जब लोग महंगाई पे बात कर रहे हैं, जब लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश की खस्ता हालत भ्रष्टाचार व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल प्रशासनिक व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है, जब लोग उस पे बात करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी का सीधा सा बयान आता है, साहब ऐसा है, एक धर्म के लोग अराजक हो गए। तो उत्तर प्रदेश को आप गर्त की तरफ लेके जा रहे हैं। बेहतर होता कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी एक बेहतरीन स्कीम। देवमणि जी मैं आऊंगा, सुमन जी को चर्चा में शामिल कर लूं, काफी देर से वो इंतजार कर रही हैं, मैं आऊंगा आपके पास। एक बेहतर स्कीम आज आनी चाहिए थी, कोई ऐसी स्कीम लॉन्च होती कि जनसंख्या नियंत्रण की बात होती। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे कह दूं, तब आप अपने आगे पैनलिस्ट के पास जाइए। मैं अपने फादर के बच्चों को, मतलब फादर और बाबा की पीढ़ी को तो बता सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के 4-5 भाई हर हाल में रहते थे, भाई बहन। लेकिन जो मेरी उम्र है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और उत्तर प्रदेश की जनता भी सुन रही, जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके 2 बच्चे हैं, किसी किसी का 1 ही है। इससे ज्यादा समझदार व्यक्ति जनसंख्या को आगे अपने परिवार को बढ़ाने की चेष्टा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर हो चुके हैं, उनको मालूम है कि हमें कहां ले जाना है। अब इनको समझाना पड़ेगा कि ये सरकार जनता के लिए क्या करना चाह रही है और क्या करेगी, ये बताएं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में ये बयान देते हैं कि एक धर्म के लोग इस तरह जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो कनाडा वाला तो बहुत चिंतित होगा
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कनाडा वाला बहुत चिंतित होगा 40% अगर टोटल आबादी का हो गया हिंदुस्तानी वहां। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया का एक डाटा है और ये इस पे बहस होनी चाहिए। वहां सबसे फास्टेस्ट अगर किसी धर्म के लोगों ने अपनी वहां पॉपुलेशन को गेन किया है तो वो हिंदू है और मुसलमान है। जो वहां पे रहते हैं, जो वहां के नागरिक है, उन्होंने सबसे फास्टेस्ट जनसंख्या की वृद्धि। ठीक बात है मनोज भाई, ठीक बात है। सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी, ये आज मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना, विश्व जनसंख्या दिवस पर जो प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व गुरु बनने की राह में ये बाधा है, और उन्होंने कहा कि भाई एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी। इस बयान के निहितार्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुमन जी। मेरी आवाज शायद आपको मिल रही है? हाँ, हमारे दर्शक सुन रहे हैं सुमन जी। जी 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 जी। मेरा ये मानना है कि जहाँ तक गरीब जनसंख्या की बात है, जनसंख्या आपके देश की एक बहुत बड़ी ताकत है, और आज जो पूरे दुनिया भर में भारत का डंका पिट रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी कंपनियां भारत इसलिए आई क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार मिला। और ये जो हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत युवा है, तो युवा इन्हीं कारणों से है क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाले हाथ बहुत हैं, भले ही उनके पास काम करने की जगह ना हो। और ये हाथ काम करने वाले बहुत हैं, जो युवा पीढ़ी है, ये वास्तव में ये आपकी ताकत भी है। और जहां तक जनसंख्या वृद्धि के कारणों को अगर हम देखें, तो अगर देखिए 1975 से 77 में जो ये आपका इमरजेंसी के दौरान, आप सीधे उसको कह लीजिए कि जो फैमिली प्लानिंग का जो चलाया गया था, बहुत जबरदस्ती ये कार्यक्रम कि किस तरीके से कि यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए केसेस मांगे जाते थे जी। तो अब उसके बाद किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम चला सके, क्योंकि उसको अपने वोट जाने का बहुत बड़ा खतरा नजर आता था। और जहां तक जनसंख्या वृद्धि की बात है, तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं तो कहती हूँ कि ना किसी बिल को लाने की जरूरत है, ना कुछ। अगर सभी जातीय, सभी धर्मों के लोगों का जीवन का स्तर बढ़ा दिया जाए, यानी कि उनको आर्थिक, सामाजिक तौर पे और शिक्षा के तौर पे उनको आगे कर दिया जाए, तो आपकी आधे से ज्यादा समस्या अपने आप दूर हो सकती है। और जहां तक ये बयान की बात है, ये तो राजनीतिक एजेंडे का बयान है, और इस तरीके के बयान विभिन्न तरीके के आप चाहे इलेक्शन के दौर में सुनते हो और चाहे प्रशासन के दौर में सुनते हो। और जहां तक समस्या और आफत की बात है किसी वर्ग विशेष की, सवाल यह है कि जो भी शासक या जो भी प्रशासन में बैठा हुआ आदमी है, जब तक के सारे वर्गों का उसके ऊपर भरोसा है, वो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता अर्जित होने पर ही चीजें बदल सकती हैं। अब विश्वसनीयता अगर कोई अर्जित नहीं कर पाता है, आप देखिए बहुत जगहों पे दंगे होते हैं तो कुछ खास ऑफिसर भेजे जाते हैं। वो इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि तो सभी वर्गों में, इस अफसर पे सभी वर्गों पे भरोसा होगा। जब किसी को लगता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा और फला कुछ करेगा तो उसके साथ बहुत कुछ हो जाएगा, तो वहीं पर यह समस्या पैदा हो जाती है। और यह समस्या एडमिनिस्ट्रेशन की है, भेदभाव की है, और विश्वसनीय शासन प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की है। जी ठीक बात है देवमणि जी। सुमन जी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ों को रखा, और उन्होंने बताया कि भाई देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये इसको अब मुख्यमंत्री जी ने कैसे किया, आपकी पार्टी क्या कह रही। लेकिन पर हम मूल सवाल पे आते हैं देवमणि जी कि अगर वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी। इसके रोकने के लिए क्या प्लान होगा? क्या खाली मुसलमानों की नसबंदी कर देंगे? क्या ये उन पर सख्ती लागू कर देंगे? और मुझे ध्यान है, सुन लीजिएगा पूरा सवाल, मुझे ध्यान है पिछली सरकार में सरकारी कर्मचारियों के लिए आपका विधि विभाग, जो मौजूदा मुख्यमंत्री के जो डिप्टी हैं ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, एक बाकायदे मसौदा लेकर सरकार में गए, तो ऐसा लग रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लग जाएगा और सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों पर लगना था। क्या हुआ उस कानून का? कहां पर है? क्या स्टेटस है उसका? दुबे जी। मैं एक इंटरफियर करना चाहती हूँ। जी प्लीज सुमन जी इजाजत हो तो कहिए। मेरा ये कहना है
कि जब कुछ एक वर्ग के लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते हैं, कुछ वर्ग के लोग अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा प्रश्न आपने भी देखा होगा कि क्या था। यही था कि उनको डर था कि शायद गवर्नमेंट उनको ऐसा कर देगी कि उनके बच्चे कम हो जाएंगे। तो एक कुछ धर्म का भी एक मसला होता है, लेकिन सवाल यह है इस तरीके से जो जागरूकता अगर इनके जीवन स्तर को बढ़ा दिया जाएगा तो धर्म और जाति मायने नहीं रखती है। देवमणि जी, सुमन जी ने एक और ऐड कर दिया कि भाई वो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप हो चाहे कोरोना का इंजेक्शन लगाने से बचते रहे कि कहीं आप ऐसे कोई फैमिली प्लानिंग वाली चीज उसमें ना मिला दें। ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट हुआ है। लेकिन जो दो सवाल हमारे थे कि ये कैसे होगा कि भाई अराजकता ना हो इस प्रदेश में और एक वर्ग विशेष की आबादी कंट्रोल की जाए, बाकी कैसे करेंगे। और जो पिछली सरकार में कानून लाने की व्यवस्था हो रही थी, एक बाकायदे उसका मसौदा तैयार होगा, विधि विभाग में चला गया, उसका क्या स्टेटस है देवमणि जी? अनम्यूट करिए अपने आप को देवमणि जी, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अपना फोन अनम्यूट करिए। फोन को अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हेलो, हाँ अब सुन पा रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं अब। हाँ दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा, देखिए सुमन जी ने जो एक मान्यता की वैक्सीन वगैरह में उस चीजों को भी दूर करना है। वो वैक्सीन चाहे धार्मिक कारणों से चाहे शैक्षणिक कारणों से अगर है तो उसको भी हमें दूर करने की जरूरत है। वैक्सीन के मामले में जैसे निर्मूल हो गया कि इसमें कोई और एंगल नहीं था, सरकार की मंशा साफ थी, उसी तरह से आगे भी मेरा यह कहना है कि सब धर्मों का मान समान, बेटा बेटी एक समान। जैसे जिन प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर TFR जो है उससे हायर है, हम 2.35 हैं, ये चिंता का विषय है। इसी तरह से जिन समुदायों में TFR हायर साइड में है उसको अभी हमारी चिंता का विषय है। जैसे वैक्सीन को जो रेसिस्ट कर रहे थे, उसी तरह से जनसंख्या स्थिरता के खिलाफ या जो रेसिस्ट कर रहे हैं, चाहे वह कोई उनकी पूर्व मान्यताएं हो चाहे भ्रम हो, उसे भी हमें दूर करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि किसी प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण काफी प्रभावी है, वहां पर कम प्रयास करने के, ना के बराबर प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जहां जनसंख्या का रेट ज्यादा है ग्रोथ का, उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। इसी तरह से अगर कहीं किसी वर्ग विशेष में किसी गैर जानकारी के नाते या अशिक्षा के नाते हायर रेट है तो उसको भी हमें ध्यान में रखकर उसको विशेष प्रयास करने की जरूरत है। जहां तक आप कह रहे हैं कि नियम कानून या कोई है, मैं उसके बारे में अपडेट नहीं हूं। निश्चित रूप से जैसे आपकी जानकारी है कि उसको बीच में डिस्कस हो सकता है कि उसमें इन बहुत सारे पहलुओं को डिस्कस करने के लिए उसको अभी बड़े पैनल पर रखने की जरूरत हो, थोड़ा सा और समय लगाने की जरूरत हो। लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सीधे सीधे कह दिया कि छोटा परिवार करना ये देश प्रेम की निशानी है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई, तो इन सब चीजों से आप एकदम निश्चिंत रहें कि हर पहलू से, चाहे शैक्षणिक पहलू से चाहे कानूनी पहलू से, इसको हर तरह से नियंत्रित और रेगुलेट करने की जरूरत है, ठीक बात करने है, की जरूरत है। ठीक बात है। बहुत नपा तुला जवाब दिया देवमणि जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। वो दरअसल क्या है कि बहुत मुझे लगता है कि बहुत नपी तुली बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस उसको लेकर किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, हम दो हमारे दो। हम लोग जब गांव में पढ़ते लिखते थे तो दीवारों में लिखा रहता था कि एक माता पिता के फोटो बनी, दो बच्चे बने, हम दो हमारे दो। तो मनोज यादव जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए वास्तव में किस तरीके के प्रयास होने चाहिए और सरकारों की जो नीति नियम और सिद्धांत वो किस तरह के होने चाहिए? आखिरी सवाल है, बहुत संक्षिप्त जवाब चाहता हूं आपसे मनोज यादव, क्योंकि वो देवमणि जी बोल रहे थे। मेरा यही मानना है कि जागरूकता के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमें
जनसंख्या पर कड़ा और बड़ा ध्यान लाने की जरूरत है। मनोज जी देवमर जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मनोज जी, जो इस बयान, जो मुख्यमंत्री का बयान है कि अराजकता बढ़ेगी एक वर्ग की विशेष की जनसंख्या से और रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज होगी, इसकी मंशा, और दूसरी बात कि कैसे जनसंख्या का जो चुनौती भी है, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं है, चुनौती है, तो ये दोनों मसले कैसे ठीक होंगे? संक्षिप्त जवाब चाहता हूं, कट टू कट। बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे इस बात को कहूंगा, जो सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या उत्तर प्रदेश की हो, जिसका सबसे बड़ा खर्च अगर किसी चीज पे है तो वो विज्ञापन पे है। लेकिन भाग्यपूर्ण आपने भी बचपन में दीवार पे पढ़ा कि हम दो हमारे दो, और मनोज यादव ने भी पढ़ा कि हम दो हमारे दो, और टीवी पे कंटिन्यू हर दूरदर्शन ही देखते थे और दिन भर हम इसका प्रचार देखते थे कि परिवार। आपकी आवाज नहीं मिल रही मनोज जी। बेपनाह पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रचार नहीं है, कोई उसके जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है, सिर्फ बात की जा रही, चिंता व्यक्त की जा रही है। गजब चिंता है, गजब चिंतन है। अगर ऐसे ही चिंता और चिंतन होता रहा तो निश्चित तौर पे इस देश को चिता बनाने में ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं, ये कहां देश को ले जाएंगे? ठीक बात ये है, उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर ठीक बात है मनोज जी। सुमन जी, मनोज जी कह रहे हैं कि भाई चिंता और चिंतन ही हो रहा है, जमीन पर क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई अभियान आपने देखा हाल के वर्षों में? सुमन जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजधानी में हैं। नहीं, ऐसा कोई अभियान चलता नहीं है, और अभियान चलाने के लिए सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि गरीबी हटाओ, स्वास्थ्य सेवाएं सही करो और शिक्षा, सभी को शिक्षा दो। इन 3 चीजों से ही ये जनसंख्या नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। इसके लिए यही जागरूकता का मंत्र है, मेरी समझ से यही जागरूकता का मंत्र है। और पहली बात ये, इसकी एक बात और भी है कि जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मौलाना और इधर के पंडित जी लोग हैं, और जो विभिन्न जगहों के महंत लोग हैं, जो कहते हैं कि आबादी बढ़ाइए, 5 बच्चे पैदा करिए, 10 बच्चे पैदा करिए, और अपना जो है फला धर्म से हमारा खतरा है, तो पहले इन धार्मिक लोगों से इससे किनारे करके, और अगर गरीबी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इन 3 चीजों के अभियान चला देंगे तो बाकी को बहुत ज्यादा कोई, आप केरल की स्थिति आपके सामने ठीक बात है, ठीक बात है। सुमन जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। मनोज जी, आखिरी सवाल बहुत 20 सेकंड में जो क्या कहना चाह रहे हैं आप कहिए, 20 सेकंड में। मनोज जी। कोई उम्मीद नहीं कर सकता हूं दुर्गेश जी, जिस सरकार ने गरीबों के 1 रुपए को पर्चे को 100 रुपए का पर्चा कर दिया, फ्री जांच को 500 और 3000 की जांच कर दी, उस सरकार से मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता हूं कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम कर पाएगी या इस पे कोई बेहतर चलेगी। हाँ, बेहतर एक रिएक्शन हो सकता है ध्रुवीकरण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को, बहुत धन्यवाद। देवमणि जी आपका भी बहुत धन्यवाद, मनोज यादव आपका भी बहुत धन्यवाद, सुमन जी आपका भी धन्यवाद, और एक मेहंदी हसन साहब हमारे साथ जुड़े थे, तकनीकी कारणों से वो हमारे साथ नहीं रह पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते को, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, हृदय विदारक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की। मुरैना में 8 साल का मासूम अपने 2 साल के भाई की लाश गोद में लेकर बैठा है। सफेद कपड़े से ढकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। बड़ा भाई मक्खियां उड़ाता, फिर मदद की उम्मीद में इधर उधर ताकता, नजरें दौड़ाता। यह सब 1.5 घंटे तक चला। उसका दिल छोटे भाई की मौत से भारी था। गोद नन्ही थी, लेकिन सबसे वजनी लाश उसकी गोद में थी। यह मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, कलेजा फट गया। इस मंजर के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। बच्चों का पिता बेटे की मिट्टी को अपने गांव की माटी में मिलाने के लिए एम्बुलेंस लेने गया था, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, भटकता रहा। पैसों का अभाव, हाथ खाली थे। सिस्टम ने भी उसका साथ नहीं दिया, सिस्टम ने भी उसे ठेंगा दिखा दिया। उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। काफ़ी देर तक वो भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा। किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सौ और उसके भाई को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गई, तब तक पिता लौटा नहीं था। ये बहुत दर्दनाक तस्वीर है। इस व्यवस्था, संवेदन
हीनता इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान अपने को मामा कहते हैं और एक भांजे की लाश दूसरे भांजे की गोद में देखकर उनका दिल शायद पसीज गया होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह के दृश्य ना देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।